अब देखो यहाँ पर हम कुछ कैश बेसिस और एक्रूअल बेसिस के एडवांटेज और डिसएडवांटेज भी देख लेते हैं। थ्योरी क्वेश्चन में कई बार पूछ लिया जाता है। तो कैश बेसिस के अगर मैं एडवांटेजेस की बात करूं तो इसके एडवांटेज क्या हो सकते हैं? ये सिंपल टू यूज है, आसान होता है इसमें प्रॉफिट निकालना, और इसके लिए कोई टेक्निकल नॉलेज की भी जरूरत नहीं है, तो सिंपल सी बात है। उसके बाद देयर इज नो स्कोप ऑफ एस्टिमेशन, यहाँ पर कोई एस्टिमेशन या पर्सनल जजमेंट की जरूरत नहीं होती। तो देखो ये पर्सनल जजमेंट और एस्टिमेशन की बात अभी हम आगे देखेंगे अपने आने वाले कॉन्सेप्ट्स के अंदर, वहां पर हम डिस्कस करेंगे कि जब भी हम डेप्रीशिएशन निकालते हैं तो हमारे पास डेप्रीशिएशन के कई सारे मेथड्स होते हैं। उसी तरीके से जब हम क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन करते हैं तो उसके लिए भी हमारे पास कई सारे मेथड्स होते हैं। तो ये अकाउंटेंट के ऊपर डिपेंड करता है कि आखिर वो कौन से मेथड को फॉलो करेगा अपने क्लोजिंग स्टॉक को निकालने के लिए या फिर जो है अपने डेप्रीशिएशन को निकालने के लिए। ये उसका प्योरली पर्सनल जजमेंट होता है। बिजनेस टू बिजनेस डिपेंड करता है, जिस तरीके का आपका बिजनेस है उसी हिसाब से आप मेथड को अप्लाई करोगे। तो ये जो एस्टिमेशन और पर्सनल जजमेंट की बात है ये अभी हम आने वाले कॉन्सेप्ट्स के अंदर देखेंगे, तब जाके आपको अच्छे से बात समझ में आएगी। बाकी अगर मैं बात करूं कैश बेसिस की, तो कैश बेसिस के अंदर कोई पर्सनल जजमेंट की जरूरत नहीं होती। यहाँ पर आपको प्रॉफिट निकालने के लिए कोई ये नहीं देखना कि आपका क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू कितनी है, आपके डेप्रीशिएशन का कितना अमाउंट है। यहाँ पर तो आपको सिंपल सी बात देखनी है कि आपके कैश पेड और कैश रिसीव कितना है। तो यही बात यहाँ पर बोली है कि यहाँ पर आपको ना कोई एस्टिमेशन की जरूरत है ना ही कोई पर्सनल जजमेंट की जरूरत है, क्योंकि यहाँ पर आपको सिर्फ कैश ट्रांजेक्शन को देखना होता है। यहाँ पर सिर्फ कैश ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड होती है कि आपको कितना कैश रिसीव हुआ और आपने कितना कैश पेड करा। तो समझ में आ गया। उसके बाद तीसरा है हमारा दिस बेसिस इज सुटेबल फॉर द बिजनेस हैविंग मोस्ट ऑफ द ट्रांजेक्शन इन कैश। तो ये बेसिस उन्हीं बिजनेस के अंदर सुटेबल है जहां पर जो है ट्रांजेक्शन ज्यादातर कैश में होती है। तो जिस बिजनेस के अंदर ज्यादा ट्रांजेक्शन कैश में होती है वो बिजनेस जो है चाहे तो कैश बेसिस को फॉलो कर सकता है। तो समझ में आ गई बात। अब अगर मैं डिसएडवांटेजेस की बात करूं तो इसके तो कई सारे डिसएडवांटेजेस हैं। पहला हो गया हमारा कैश बेसिस डज नॉट गिव अ ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ प्रॉफिट और लॉस एंड द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस एंटरप्राइज। तो कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग जो है वो कभी भी हमें ट्रू एंड फेयर व्यू नहीं बताता, कभी भी हमारे प्रॉफिट और लॉस की ट्रू पिक्चर को शो नहीं करता। यहाँ पर हमेशा कुछ ना कुछ कमी रह जाती है। अभी हमने देखा था कैश बेसिस जो है अकाउंटिंग के ना ही किसी प्रिंसिपल को फॉलो करता है ना ही किसी रूल्स को फॉलो करता है। वहां पर सिर्फ हम कैश पेड और कैश रिसीव को देखकर अपना प्रॉफिट और लॉस निकाल लेते हैं। तो सीधी बात है, अगर आप अकाउंटिंग के प्रिंसिपल्स को फॉलो नहीं करोगे, अकाउंटिंग के रूल्स को फॉलो नहीं करोगे, तो आपका प्रॉफिट भी करेक्ट नहीं आएगा, कभी भी ट्रू पिक्चर शो नहीं करेगा, और साथ के साथ आपकी बैलेंस शीट के अंदर भी कुछ ना कुछ कमियां रह जाती हैं। आपकी जो फाइनेंशियल पोजीशन होती है, बैलेंस शीट से हमें किसी भी बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में पता चलता है। तो आपकी जो बैलेंस शीट होगी, आपका जो फाइनेंशियल पोजीशन होगा वो भी इनकरेक्ट निकल कर आएगा। आपकी बैलेंस शीट के अंदर भी कुछ ना कुछ ऐसा होगा जिसकी वजह से आपकी असेट और लायबिलिटी की ट्रू पिक्चर शो नहीं हो रही होगी, क्योंकि ना ही यहाँ पर कोई आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस आएगा ना ही कोई प्रीपेड एक्सपेंस आएगा। आप जो है नेक्स्ट ईयर के खर्चे को भी करंट ईयर में डाल रहे हो, प्रीवियस ईयर के खर्चे को भी करंट ईयर में डाल रहे हो, बस कैश पेड और कैश रिसीव को देख रहे हो। तो कहाँ से आपका प्रॉफिट और लॉस करेक्ट आएगा, कहाँ से आपकी फाइनेंशियल पोजीशन करेक्ट आएगी। सेकंड है हमारा देयर इज नो स्कोप ऑफ मैचिंग प्रिंसिपल। ये तो हमें पता ही है कैश बेसिस के अंदर हम मैचिंग प्रिंसिपल को फॉलो नहीं करते। अब क्यों नहीं करते, यहाँ पर देखो क्या लिखा हुआ है, बिकॉज द परचेज ऑफ फिक्स एसेट इज ट्रीटेड एज कंप्लीट एक्सपेंस इन द ईयर ऑफ परचेज रेदर देन द पीरियड विच बेनिफिट फ्रॉम द यूज ऑफ फिक्स एसेट। तो क्या बोला है, ध्यान से सुनना। जिसको कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के बीच का डिफरेंस पता है उसको ये पॉइंट पढ़ते ही समझ में आ गया होगा, तो उनको मुझे ये समझाने की जरूरत नहीं है। लेकिन जिनको रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर के बीच का डिफरेंस नहीं पता उनको मैं ये पॉइंट समझा रहा हूँ, तो वो ध्यान से सुनेंगे। तो इसको हम एग्जाम्पल से समझते हैं। ये हमारा एग्जाम्पल है। लेट सपोज हमने एक मशीन परचेज करी है 18 जून 23 को। कितने की मशीन है? 10 लाख की। 18 जून 23 का मतलब है हम बात कर रहे हैं 23-24 की। 23-24 में हमने एक मशीन परचेज करी है। तो अगर हमने मशीन परचेज करी है तो इसका मतलब है कि ये हमारा खर्चा है, एक्सपेंस है, हमारी जेब से पैसा निकला है, तो ये हमारा खर्चा तो है। लेकिन अब सवाल आता है कि ये हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर है या रिवेन्यू एक्सपेंडिचर है। तो मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि जिस एक्सपेंडिचर का बेनिफिट हमें मोर देन वन अकाउंटिंग पीरियड तक मिलता है वो एक्सपेंडिचर हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर कहलाता है। यहाँ पर हमें बता रखा है कि ये मशीन से हमें 10 साल का बेनिफिट मिलने वाला है, यानी इस मशीन की लाइफ 10 साल तक है। तो 10 लाख की मशीन 10 साल तक यूज होने वाली है। तो यहाँ पर हमें मोर देन वन अकाउंटिंग पीरियड का बेनिफिट मिल रहा है, तो हम इस मशीन के खर्चे को, मशीन के एक्सपेंडिचर को कैपिटल एक्सपेंडिचर बोल सकते हैं। अब इसका करना क्या है उसके बारे में अभी बात करते हैं। यहाँ पर देखो सैलरी फॉर द ईयर 23-24 की सैलरी बता रखी है, सैलरी फॉर द ईयर 2 लाख, तो ये हमारा एक्सपेंस है। उसके बाद रेंट ड्यूरिंग द ईयर, पूरे साल का रेंट कितना है? 3 लाख, ये भी हमारा एक्सपेंस है। और सैलरी और रेंट ये दोनों के दोनों हमारे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होते हैं। ये एक ऐसा खर्चा है जो कि बार बार होता है, हर साल होता है, हर महीने होता है। सैलरी और रेंट तो आप बार बार पे करोगे, लेकिन मशीन आपने एक बार खरीद ली, अब आप इसको 10 साल तक यूज करते रहोगे, इसका बेनिफिट आपको एक से ज्यादा अकाउंटिंग पीरियड तक मिलता रहेगा। तो इसीलिए इसको हमने कैपिटल एक्सपेंडिचर बोला। तो सैलरी और रेंट हमारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, जबकि मशीन परचेज करना हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर है। बाकी अगर आपको और डिटेल में समझना है कि रेवेन्यू और कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है, इनके बीच क्या डिफरेंस होता है,
तो उसके लिए आप हमारे रेवेन्यू और कैपिटल एक्सपेंडिचर वाली डिटेल वीडियो को जाके देख सकते हो। उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो यहाँ पर इस एग्जाम्पल का हम क्या करेंगे, मैं ये एग्जाम्पल आपको क्यों दिखा रहा हूँ, तो ध्यान से देखो। यहाँ पर हम कैश बेसिस और एक्रूअल बेसिस दोनों चीजों के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले मैं कैश बेसिस की बात करता हूँ। तो कैश बेसिस हमें क्या कहता है कि आपको कुछ भी नहीं देखना कि आपका कौन सा खर्चा हुआ है, किस चीज का खर्चा हुआ है, क्या वो खर्चा कैपिटल एक्सपेंडिचर है, क्या वो खर्चा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। आपको ऐसा कुछ भी नहीं देखना। आपको सिंपल सी बात देखनी है कि आपका कैश पेड कितना है और आपका कैश रिसीव कितना है। बस आपको इतनी सी बात देखनी है। तो कैश बेसिस तो हमें कुछ देखने को कह ही नहीं रहा। वो तो कह ही नहीं रहा कि आप अपने मशीन के खर्चे को कैपिटल एक्सपेंडिचर बोलो या आप अपने सैलरी और रेंट के खर्चे को रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बोलो। ऐसी कोई बात तो कैश बेसिस बोलता ही नहीं है। वो तो सिंपल सी बात कह रहा है 23-24 में आपने मशीन परचेज करी, आपने मशीन का पैसा पे करा, बात खत्म, 10 लाख का आपका मशीन का खर्चा हो गया। आपने सैलरी पे करी 2 लाख की, आपका 2 लाख का सैलरी का खर्चा हो गया। आपने रेंट पे करा 3 लाख का, 3 लाख का आपका रेंट का खर्चा हो गया। तो टोटल आपका 23-24 में कितना कैश पेड हो गया, 15 लाख। 10 लाख प्लस 2 लाख प्लस 3 लाख 15 लाख हो गया। बात खत्म। इसी को आप कैश पेड बोल लो या एक्सपेंस बोल लो, वो आपकी अपनी मर्जी है। ये बोल रहा है हमारा कैश बेसिस। कैश बेसिस कह रहा है कि मैं अपने किसी भी कैश पेड को कैपिटल और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में डिवाइड नहीं करता। मैं तो सिंपल सी बात देखता हूँ कितना कैश पेड है और कितना कैश रिसीव है, बात खत्म। वहीं अगर मैं एक्रूअल बेसिस की बात करूं तो एक्रूअल बेसिस तो पूरे अकाउंटिंग के प्रोसीजर को फॉलो कर रहा है, पूरे अकाउंटिंग के सारे प्रिंसिपल्स, सारे रूल्स को फॉलो कर रहा है। तो ये तो यहाँ पर बोलता है कि आप जो है अपने खर्चे को कैपिटल और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में डिवाइड करोगे। तो यहाँ पर एक्रूअल बेसिस के लिए ही हमने अपने इन खर्चों को कैपिटल और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में डिवाइड करा। अगर मैं एक्रूअल बेसिस के हिसाब से बताऊं तो एक्रूअल बेसिस कहता है कि जो खर्चा आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है उसको तो आप डायरेक्टली अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डाल दोगे, क्योंकि वो तो आपका बार बार होगा, हर बार होगा। तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर आपका डायरेक्टली प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में चले जाएगा। यहाँ पर आपके कितना रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, 2 लाख प्लस 3 लाख, 5 लाख का रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। तो ये जो 5 लाख का एक्सपेंस है इसको आप अपने 23-24 के प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डाल दोगे। अब बात करता हूँ इस 10 लाख के कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो एक्रूअल बेसिस के अंदर जब हम कैपिटल एक्सपेंडिचर की बात करते हैं तो वहां पर हम ये देखते हैं कि आखिर हमने जो ये खर्चा करा है इस खर्चे का बेनिफिट हमें कितने साल तक मिलेगा। तो यहाँ पर देखा जाएगा कि 10 लाख की आपने मशीन परचेज करी है जिसका बेनिफिट आपको 10 साल तक मिलेगा। 10 लाख की मशीन का बेनिफिट आपको 10 साल तक मिल रहा है, इसका मतलब हर साल आप मशीन से 1 लाख का बेनिफिट लेने वाले हो। तो यहाँ पर अकाउंटिंग ने हमें बोला कि अगर आप हर साल 1 लाख की मशीन यूज करोगे तो आप खर्चा भी हर साल का 1 लाख रुपए मानो। आप ये क्यों नहीं कहते कि 10 लाख की मशीन मैं 10 साल तक इस्तेमाल करूंगा तो हर साल में 1-1 लाख की मशीन इस्तेमाल करूंगा। आप अपने इस 10 लाख के खर्चे को डिवाइड कर दो 10 साल में और हर साल जो है 1-1 लाख के खर्चे को अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डालते जाओ। 10 साल में आपका 10 लाख का खर्चा पूरा का पूरा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में रिकॉर्ड हो जाएगा। तो ये भी एक लॉजिकल बात है, ये भी एक लॉजिकल मेथड है। तो ये जो 10 लाख के खर्चे को हमने 10 साल में डिवाइड करा और 1 लाख का खर्चा हर साल बताया, इस 1 लाख के अमाउंट को बोलते हैं हम डेप्रीशिएशन। यहाँ पर ये मशीन हमारी फिक्स एसेट होगी। फिक्स एसेट का मतलब अगर आपको नहीं पता तो आप जो है बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स वाली वीडियोस को जाके देख सकते हो। तो ये मशीन हमारी फिक्स एसेट है जो कि हमें 10 साल का बेनिफिट देगी, यानी हर साल हमें 1 लाख का बेनिफिट मिलने वाला है। इसका मतलब है कि हम जो है हर साल 1 लाख के खर्चे को अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में रिकॉर्ड करेंगे, जिसको हम डेप्रीशिएशन का नाम देंगे। 23-24 में जो हमारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है वो तो पूरा 5 लाख आ जाएगा एज इट इज, प्लस यहाँ पर जो हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर है उसको हम पूरा का पूरा नहीं लिखेंगे, उस एक्सपेंडिचर को हम डिवाइड करेंगे और यहाँ पर सिर्फ डेप्रीशिएशन आएगा। यानी जिस साल हम जितना बेनिफिट कंज्यूम करेंगे उस साल हम उतने अमाउंट को अपने डेप्रीशिएशन के तौर पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डाल देंगे। तो यहाँ पर आप डिफरेंस देखो, एक्रूअल बेसिस और कैश बेसिस के बीच का डिफरेंस देखो। कैश बेसिस ने जो है 23-24 के अकाउंटिंग पीरियड में 10 लाख के खर्चे को डायरेक्टली प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डाल दिया। कैश बेसिस कह रहा है कि जिस साल आपने मशीन परचेज करी यानी जिस साल आपका खर्चा हुआ उसी साल पूरे का पूरे मशीन का खर्चा आप अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डाल दो। जबकि एक्रूअल बेसिस कह रहा है कि पूरा का पूरा खर्चा ईयर ऑफ परचेज वाले साल में मत डालना। आपने मशीन परचेज करी है 23-24 में तो पूरा का पूरा मशीन का खर्चा 23-24 में मत डाल देना, इसको डिवाइड कर देना डेप्रीशिएशन में। जितने अमाउंट का बेनिफिट आप हर साल यूज करते जाओगे उतने अमाउंट आप अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में रिकॉर्ड करते जाना। तो यहाँ पर हम मान के चल रहे हैं कि 10 साल तक हम हर साल 1-1 लाख का बेनिफिट कंज्यूम करेंगे। तो हमने क्या किया, हर साल 1-1 लाख के खर्चे को अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डाला। 23-24 में हमने 1 लाख का डेप्रीशिएशन डाला अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। उसी तरीके से हम 24-25 में भी 1 लाख का डेप्रीशिएशन डालेंगे, 25-26 में भी 1 लाख का डेप्रीशिएशन डालेंगे और इसी तरीके से चलता रहेगा। अगले 10 सालों तक हम जो है 1-1 लाख के डेप्रीशिएशन को अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डालते रहेंगे और 10 साल में 10 लाख का खर्चा पूरा रिकॉर्ड हो जाएगा। तो यहाँ पर जो एक्सपेंस हमारा बनेगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में वो 6 लाख बनेगा, ना कि 15 लाख। बाकी इसको काट देना क्योंकि यहाँ पर कैश पेड की कोई भी बात नहीं होती, यहाँ पर सिर्फ एक्सपेंस देखा जाता है। तो समझ में आई ये बात। तो यही जो डिफरेंस है ना कैश बेसिस और एक्रूअल बेसिस का, इसी डिफरेंस को लेकर वहां पर वो सेकंड पॉइंट बात कर रहा था। ये कह रहा था कि कैश बेसिस के अंदर जो है मैचिंग प्रिंसिपल
अप्लाई नहीं होता, क्योंकि यहाँ पर जब भी हम फिक्स एसेट परचेस करते हैं, फिक्स एसेट का मतलब होगा मशीन, हमने मशीन परचेस करी थी, कैपिटल एक्सपेंडिचर करा था, तो उससे हमें फिक्स एसेट मिलता है। तो जब भी हम फिक्स एसेट परचेस करते हैं तो हम जो है अपने कंप्लीट एक्सपेंस को अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डाल देते हैं। जिस साल हमने मशीन परचेस करी उसी साल जो है हमने पूरा का पूरा खर्चा, पूरे 10 लाख रुपए का खर्चा अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डाल दिया। यानी यहाँ पर जो है हमने कैपिटल और रिवेन्यू एक्सपेंडिचर में अपने खर्चे को डिवाइड नहीं करा। वहीं एक्चुअल बेसिस के अंदर हम ये देखते हैं कि हमें टोटल कितने सालों का बेनिफिट मिलने वाला है और उसके हिसाब से हम अपने डेप्रिसिएशन निकाल लेते हैं। तो कैश बेसिस के अंदर किसी भी तरीके से रिवेन्यू और कैपिटल एक्सपेंडिचर में खर्चे को डिवाइड नहीं करा जाता। तो समझ में आ गई बात। थर्ड है हमारा देयर इज इनफ पॉसिबिलिटी ऑफ मैनिपुलेटिंग। यहाँ पर प्रॉफिट फिगर को मैनिपुलेट करने की बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी होती है, क्योंकि कैश बेसिस के अंदर कोई भी अकाउंटिंग का रूल अप्लाई नहीं हो रहा, कोई भी अकाउंटिंग का प्रिंसिपल अप्लाई नहीं हो रहा, तो यहाँ पर आराम से फ्रॉड करने के चांसेस होते हैं। आपको प्रॉफिट निकालने के लिए सिर्फ कैश पेड और कैश रिसीव देखना है, तो आप चाहो तो झूठ भी बोल सकते हो कि मुझे पैसा नहीं मिला या मैंने पैसा पे नहीं करा। तो किसी भी तरीके का फ्रॉड यहाँ पर कराया जा सकता है और पकड़ने का भी कोई चांस नहीं है, क्योंकि अकाउंटिंग के कोई भी रूल्स को फॉलो ही नहीं करा जा रहा। तो समझ में आ रही है बात। नेक्स्ट है हमारा एज कैपिटल एंड रिवेन्यू आइटम्स आर ट्रीटेड एज पार। तो ये तो मैंने आपको बता दिया, यहाँ पर कैपिटल आइटम हो चाहे रिवेन्यू आइटम हो, दोनों को ही बराबर माना जाता है, सेम माना जाता है। यहाँ पर इनके बीच में किसी भी तरीके का कोई डिफरेंस नहीं होता। लास्ट है हमारा कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग इज नॉट रिकॉग्नाइज्ड बाय कंपनीज एक्ट। तो कंपनीज को लेकर हमारा एक लॉ बनाया हुआ है इंडिया के अंदर, जितनी भी कंपनीज है उनके ऊपर एक लॉ लगता है जिसको बोलते हैं कंपनीज एक्ट। और ये जो कंपनीज एक्ट है ये कभी भी कंपनीज को अलाउ नहीं करता कि वो कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग को फॉलो करें। तो इसका मतलब साफ है कि कंपनीज जो है कभी भी कैश बेसिस को फॉलो नहीं कर सकती। मैंने आपको बताया भी था कैश बेसिस जो है वो छोटे मोटे बिजनेस में अप्लाई हो सकता है, छोटे मोटे आपकी शॉप है तो वहां पर आप यूज कर सकते हो, बाकी बड़े बिजनेस में, कोई बड़ा बिजनेस हो या फिर कंपनीज के केस में आप कैश बेसिस को फॉलो नहीं कर सकते। तो समझ में आ गई बात। तो ये हमारे कुछ डिसएडवांटेजेस हो गए कैश बेसिस के। अब अगर मैं बात करूँ एक्रुअल बेसिस की, तो एक्रुअल बेसिस के तो हमारे पास कई सारे एडवांटेजेस हो जाते हैं। सबसे पहला देखो, इट इज बेस्ड ऑन ऑल बिजनेस ट्रांजैक्शंस फॉर द ईयर इन रिस्पेक्ट ऑफ रेवेन्यू एंड एक्सपेंस आइटम एंड नॉट सिंपली रिलेटिंग टू द कैश ट्रांजैक्शन। यहाँ पर क्या बोला जा रहा है कि एक्रुअल बेसिस हमारा बेस्ड होता है सभी बिजनेस ट्रांजैक्शन के ऊपर। पूरे साल में जितनी भी बिजनेस ट्रांजैक्शन होती हैं हम सभी को रिकॉर्ड करते हैं। हम यहाँ पर प्रॉफिट और लॉस कैसे निकालते हैं, हम अपनी ट्रांजैक्शंस को रिवेन्यू और एक्सपेंस में डिवाइड कर लेते हैं। रिवेन्यू में से हम एक्सपेंस को लेस करते हैं, हमारा प्रॉफिट आ जाता है। तो यहाँ पर जो प्रॉफिट निकल के आता है वो करेक्ट होता है, इट डिस्क्लोजेस करेक्ट प्रॉफिट और लॉस। तो यहाँ पर प्रॉफिट करेक्ट आएगा। करेक्ट का मतलब 100% करेक्ट नहीं, मैंने आपको पहले ही बताया था कि एक्रुअल बेसिस की भी अपनी कुछ लिमिटेशंस होती हैं, लेकिन एज कंपेयर टू कैश बेसिस एक्रुअल बेसिस का प्रॉफिट लगभग करेक्ट ही होता है। तो समझ में आ गई बात। सेकंड है हमारा दिस बेसिस ऑफ अकाउंटिंग कैन बी यूज्ड इन ऑल टाइप्स ऑफ बिजनेस एंटरप्राइजेस। तो ये तो मैं आपको कई बार बता चुका हूँ कि एक्रुअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग को ही सभी बिजनेस फॉलो करते हैं। 95% बिजनेस एक्रुअल बेसिस को ही फॉलो करते हैं, क्योंकि यही सबसे अच्छा और एक्यूरेट मेथड माना जाता है। इट इज मोर सुटेबल फॉर द एप्लीकेशन ऑफ मैचिंग प्रिंसिपल। तो यहाँ पर ये ज़्यादा सुटेबल है मैचिंग प्रिंसिपल के एप्लीकेशन के लिए, क्योंकि इस मेथड के अंदर हम प्रॉफिट निकालने के लिए अपने रिवेन्यू को अपने एक्सपेंस से मैच करते हैं। यानी जो खर्चा जिस साल का होता है वो उसी साल में रिकॉर्ड होता है, उसी तरीके से जो रिवेन्यू जिस साल का होता है वो रिवेन्यू भी उसी साल में रिकॉर्ड होता है। तो यहाँ पर हमारा रिवेन्यू और एक्सपेंस आपस में मैच कर जाता है, तो ये मैचिंग प्रिंसिपल को अप्लाई करने के लिए ज़्यादा सूटेबल मेथड हो जाता है। नेक्स्ट है हमारा इट इज़ मोर साइंटिफिक। तो ये ज़्यादा साइंटिफिक मेथड है, ज़्यादा रैशनल यानी ज़्यादा लॉजिकल मेथड है ऑफ अकाउंटिंग। तो बिल्कुल लास्ट है इट इज़ रिकॉग्नाइज बाय कंपनीज एक्ट। तो कंपनीज एक्ट भी इस मेथड को रिकॉग्नाइज करता है, यानी कंपनीज एक्ट भी यही बोलता है कि सभी कंपनीज जो हैं एक्रुअल बेसिस को ही फॉलो करेंगे, एक्रुअल बेसिस के हिसाब से ही अकाउंटिंग करेंगी। तो ये हमारे कुछ एडवांटेजेस हो गए एक्रुअल बेसिस के। अब देखो एक्रुअल बेसिस के कोई डिसएडवांटेजेस नहीं हो सकते, एक दो आप बोल सकते हो अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए तो मैं बता देता हूँ। आप ये बोल सकते हो कि ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग होता है, इसके अंदर ज़्यादा प्रोसीजर फॉलो होता है, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। लेकिन अगर आपको प्रॉफिट करेक्ट निकालना है, अकाउंटिंग करेक्ट करनी है, तो उसके लिए आपको एक्रुअल बेसिस को फॉलो तो करना पड़ेगा। तो इसके आप डिसएडवांटेजेस बोल तो सकते हो, लेकिन वो कुछ खास बड़े डिसएडवांटेजेस नहीं होते। तो समझ में आ गई बात। तो ये हमारा एक्रुअल बेसिस और कैश बेसिस भी कंप्लीट हो गया, इसको हमने बहुत डिटेल में समझ लिया। अब देखो हम पढ़ रहे थे अपना अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट प्रिंसिपल एंड कन्वेंशन वाला चैप्टर, जिसके अंदर हम अभी तक मैचिंग प्रिंसिपल तक पढ़ चुके हैं, यानी हमारे यहाँ पर ये 8 पॉइंट कंप्लीट हो चुके हैं। तो यहाँ तक हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब हम देखेंगे अपना नेक्स्ट पॉइंट जो कि है गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट। तो अब ये गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट क्या होता है इसको समझते हैं।